हाय एवरीवन, वेलकम टू गुल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1। और ये वीडियो मैं स्टार्ट ही करने वाली हूँ, मतलब ये इस वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम से है। इसका नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये इतिहास का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल। तो आप अच्छे से सुनो और पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, देखो, रसीदा का सवाल है। एक रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी और 100 साल पहले की थी वो। ठीक है, और वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये था कि मतलब वो कोई भी ऐसे कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले या 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था, कैसे जान सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन यही था। तो देखो, कैसे पता लगाएं। ठीक है, टॉपिक है उसका नाम क्या है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। कल क्या हुआ था इसके लिए रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, है ना। अखबार पढ़ते हैं ना तो कल की न्यूज़ होती है, रेडियो में भी कल की न्यूज़ आती है ना, टेलीविज़न में भी भी सुन सकते हो आप। ओके, तो साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि याद हो वो बातें। ठीक है, मान कर चलो आपसे कोई 1 साल के बड़े हैं, उन्हें पहले की बातें पता है और मतलब आपको नहीं पता है, और 2-4 साल पहले की बात कर लो क्योंकि आप जब बहुत छोटे होंगे तो नहीं पता था, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसे ही इतिहास कहते हैं। साथ ही यह जानने के लिए मतलब ये तो हो गया था कि स्मृति होती है, लेकिन वो बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकता है। इसका क्वेश्चन यही था कि पहले क्या हुआ था, कैसे जान सकता है। तो अब देखो, एक फिर न्यू टॉपिक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या नहीं जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, मतलब क्या होता है, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप पहले के बारे में जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो ना, तो आप किसी न किसी थ्रू से आप जान सकते हो। जैसे पहले के शिकारियों कैसे थे, पशुपालन कैसे होता था, कृषक कैसे होता था, व्यापारी कैसी होती थी, पुरोहित यानी कि पंडित जी कैसे होते थे, जो कारीगर होते थे वो सब कैसे होते थे, किस तरह के गाना गाया जाता था, किस तरह के शो देखे जाते थे, कोई शो तो होता नहीं था, किस तरह से वो सब मनोरंजन करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। तो इन सब के बारे में हम यही जानेंगे। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सी नाटक देखा करता था, या फिर कौन कौन से गीत गाना सुनते थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो चलो, क्या क्या और कैसे कैसे पता चलेगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब समझ में आता जाएगा। तो आप शांति रख के पढ़ो। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, ये फिर से एक टॉपिक आ गया है ना। लोग कहाँ रहते थे, आपको पता चलेगा कि पहले के ज़माने में लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, एक नर्मदा नदी का पता लगाओ, मतलब नीचे चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, नीचे देखो, नीचे नर्मदा नदी ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के ही किनारे मतलब लोग ज़्यादा बसा करते थे और बसा करते थे। क्यों? क्योंकि देखो, नदी के किनारे इसीलिए बसते थे क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत आसानी से मिल जाता था। इसके बाद पानी के साथ साथ क्या मिलता था वहाँ पर, मतलब सोयल वगैरह अच्छी होती थी। ठीक है, नर्मदा नदी मिल गई तो मतलब ये रही ना नर्मदा नदी, तो वहाँ पर लोग बसते थे। और क्यों बसते थे? क्योंकि पानी वगैरह अच्छे से मिल जाते थे। बाद में की जो खेती वगैरह होती थी, सोयल वगैरह अच्छी होती थी, खेती सब अच्छे से कर पाते थे, तो इसीलिए। तो लोग कहाँ रहते हैं ये टॉपिक है हमारा। और देन हमने नर्मदा नदी का पता कर लिया है। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संप्रदा के परिचित थे। ठीक है, मतलब कोई जो बोलते हैं ना, ज़्यादा इन्हें पता है, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, सिंपल भाषा में बोले तो, कि ये ज़्यादा रहे हैं यहाँ पर, तो इन्हें ना इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा। चलो इनसे पूछते हैं। तो वो जंगल में रहते थे और जंगल में उन्हें बहुत ज़्यादा पता था क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह
किया करते थे, वो जानवरों को आखेट आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों का भी वो शिकार करते थे, क्योंकि मतलब पहले पहले तो लोग यही सब खाते पीते थे, है ना, आपको भी पता है, तो यही सब खाते पीते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो उत्तर उत्तर और उत्तर पश्चिम में आपको देखना है। तो उत्तर बोले तो थोड़ा शॉर्ट करके समझाती हूँ। ये वाला देखो, नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला नॉर्थ बोले तो उत्तर होता है ना, नीचे वाला साउथ बोले तो दक्षिण होता है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, ऊपर वाला नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे वाला साउथ मतलब दक्षिण, और ये वाला ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है ये, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट मतलब पूर्व या फिर पूरब बोल सकते हो, और इसे पश्चिम बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको क्या बताया जा रहा था कि किसमें देखो, उत्तर में और पश्चिम में देखो, है ना, उत्तर और पश्चिम में दोनों में देखो क्या आपको मिलेगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ठीक है। किरथर पहाड़ी एंड सुलेमान पहाड़ी आपको दिख गए, यहाँ पर दिख गया ना, ठीक है। और नर्मदा नदी आपने यहाँ पर देखा हुआ था, तो चलो मिल गया हमें ये पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ मिल गए। तो हम और आगे पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है ये। तो देखो, सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता हमें चल गया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, किरथर किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आस पास क्या रहते थे, स्त्री और पुरुष जो रहते थे वो खेती और जौ की पहले खेती किया करते थे, सॉरी गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, ठीक है। गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, तो वो सब उपजाना आरंभ किए थे तभी। सबसे पहले कोई बोलेगा कि बोलो कौन सी फसल सबसे पहले उगती थी, तो गेहूं और जौ। ओके, उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू किए थे, ठीक है। देखो, भैंस तो नहीं, गाय बैल बकरी भेड़ वगैरह ये सब पालते थे, और इसके बाद जो खेती करते थे ना वो गेहूं और जौ वगैरह की खेती करते थे, ठीक है। तो देखो, जैसे पशुओं को पालना शुरू किया, ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है। ये लोग सब कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, उत्तर पूरब, ठीक है। तो उत्तर वाला ये पार्ट और पूरब वाला ये पार्ट, ठीक है। उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ, ठीक है। उत्तर पूरब में क्या लगाओ, गारो, और वो उसका पता लगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी फिलहाल पढ़ो। देखो, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। इन सब में जो गारो पहाड़ी है एंड विंध्य पहाड़ी है, इन सब में कृषि का विकास हुआ, ठीक है। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कहाँ पर, गारो एंड विंध्य पहाड़ी, याद रखना। ऊपर वाला भी याद रखना, क्या, किरथर पहाड़ी एंड सुलेमान पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ी के पास मतलब क्या उगाए जाते थे, गेहूं और जौ। इसके बाद विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी के नीचे 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 चावल उगाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। गारो पहाड़ी और कौन सा है, विंध्य पहाड़ी के नीचे क्या करते थे, मतलब उनके आसपास में चावल उगाया करते थे, ठीक है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, जहाँ पर चावल उगता था वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि ये है, आपको कहा था कि उत्तर और पश्चिम, वो ईस्ट में मतलब पूरब में निकालो क्या, गारो पहाड़ी और मध्य में विंध्य पहाड़ी, ठीक है। ये रहा विंध्य पहाड़ी, ये रहा गारो पहाड़ी। तो इन दोनों की जगह ना क्या निकलता था, चावल। तो ऐसे याद रखो कि विंध्य पहाड़ी से हम दौड़ते जाएंगे, हमें भूख लगी है, और गारो पहाड़ी पे हमें क्या मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, और विंध्य पहाड़ी पे भी चावल मिलेगा। लेकिन हमने नर्मदा नदी यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर लोग बसा करते थे, और वो वाली बातें कहाँ पढ़ी थी, सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती होती थी, और ये फर्स्ट फसल है ना, सबसे पहले यही क्रॉप उगाए जाते थे, ठीक है। तो अब देखो, और देखो नीचे मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। चलो हम सिंधु नदी को ढूंढते हैं ना, इसे तो एक पेज में ही चिपका लेना चाहिए। सिंधु नदी बताओ जल्दी। ये रही सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदी बताओ मुझे, बहुत सारी हैं, क्या है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है ना। तो ये सब सारे क्या है, इनके क्या है, सहायक नदियाँ है ना,
जो सहायक नदियाँ साथ में चलती रहती है उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। ओके, तो देखो मानचित्र पर आपने इन दोनों नदियों को पता कर लिया है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदियाँ उसे हम कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। जैसे मान के चलो ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी में हमारे मतलब बिहार की बात करी मैं, गंडक भी मिल रही है, मतलब अलग डायरेक्शन बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी याद करो। गंडक मिल रही है, बूढ़ी गंडक मिल रही है, बागमती मिल रही है, कोसी, कमला, महानदी, मतलब ये सब सारे मिल रही है। तो एक बड़ी नदी में ना छोटी छोटी नदी अगर मिल जाती है तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। कुछ साल पहले, कुछ साल क्या 4700 वर्ष पूर्व पहले कुछ आरंभिक नगर यहाँ पर फले फूले थे। गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। गंगा और इनकी सहायक नदियाँ और समुद्र वगैरह तटवर्ती वगैरह का सबका विकास बहुत साल पहले यानी कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। देखो गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ, सोन का पता लगाओ। सोन जो मतलब बिहार में पड़ता है, चलो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रही गंगा नदी, कहाँ से, ये रही, देखो ये उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है और ये रही गंगा नदी, ठीक है, यहाँ से चली जाती हैं। तो सोन का पता करो, सोन ये रही, यहाँ से यहाँ तक ना पटना में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। ओके, तो ये रहे पटना, और पटना है, और ये सोन नदी है, ठीक है। तो सोन नदी का हमने पता कर लिया और गंगा नदी का भी पता कर लिया कि गंगा नदी का क्या है, सहायक नदी है, सोन नदी है। कौन सी नदियाँ हैं, सोन नदी है, ठीक है। तो सोन नदी का हमने पता कर लिया। तो देखो गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि देखो गंगा के दक्षिण में जो आसपास के क्षेत्र थे ना प्राचीन काल में, उसे मगध कहा जाता था, लेकिन अभी उन्हें बिहार के नाम से जाना जाते हैं। बिहार में भी हैं अभी। तो वह गंगा नदी के दक्षिण यानी कि नीचे ये गंगा नदी रही और इसके नीचे ये मगध प्रेजेंट थे, ठीक है। उन्हें ना अब मगध के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन पे जो शासन करते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित कर दिया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य का स्थापना की गई थी, बाद की मतलब करी गई थी। ऐसे मतलब देख देख कर किसी और को देखते हैं तो कोई और काम करने लगता है अच्छे से, हाँ। तो ये सब बातें हो जाती हैं, तो आप समझते ही हो। तो आप देखो आगे, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप भी बताऊंगे अभी क्या होता है, एक ऐसे हिस्से में दूसरे हिस्से तक की यात्रा करी। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, ठीक है। पहले जाना पड़ता था पर्वत को तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर, रेगिस्तान को लांघकर, नदियों में तैर कर, ठीक है, समुद्रों में कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से मतलब काफ़ी लेट लगता था, काफ़ी टाइम लगता था, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो यात्रा कर लेते थे, ठीक है। कभी लोग काम की तलाश के लिए, कभी प्रकृति के आपदाओं के लिए। देखो जैसे किसी को काम नहीं मिला, किसी का पेट एक जगह नहीं भरा तो वो दूसरे जगह चले जाते थे, है ना, खाने पीने की वजह से। किसी को मानकर चलो एक समुद्र के किनारे रह रहे हैं, नदियों के किनारे रह रहे हैं, उसमें बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से उनका घर वर सब बिखर गया, सब टूट गया, तो वो चले जाते थे। इनकी वजह से कई बार भूकंप आ जाते थे, तो भूकंप की वजह से चले जाते थे। ये प्राकृतिक आपदाओं होते थे ना, तो इनके वजह से भी इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए उन सबको मतलब उन सब पे अटैक कर देते थे, उन सब पे आक्रमण कर देते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, ठीक है। इसके वजह से वो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, अपने पास जो भी चीज़ें होती थी, जो भी चीज़ें वैल्यूबल होती थी, जो भी उनके मतलब नीड होती थी, जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती थी, वो साथ में लेकर जाते थे, ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे ना, वो शिक्षा देते थे, लोगों को सलाह देते थे, अच्छी ज्ञान देते थे, तो वो एक जगह से दूसरे जगह इसीलिए चले जाते थे। कुछ लोग तो नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वैसे भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जाए, न्यू जगह की खोज हो जाएंगे, न्यू जगह का पता चल जाएगा, तो इसीलिए मतलब उन सबको इसमें भी मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए वो सब चले जाया करते थे, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, इन सभी यात्राओं को
को लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है। और ये देखो अभी आप मान कर चलो किसी गांव में और गांव से निकलोगे किसी शहर में आओगे तो बहुत लोगों से जान पहचान हो गई होगी, है ना। आते जाते लोगों से जान पहचान सब कुछ मतलब होता रहता है ना। तो लोग जितना दूर जाते हैं, जितना बाहर जाते हैं, उतना समझदार होते हैं, उतने लोगों से जान पहचान होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाओ। और इसीलिए मतलब पहले तो छोटे से बहुत सब हर एक चीज़ छोटी थी, तो धीरे 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 डेवलपमेंट होते गए और यहाँ तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे से पढ़ कर आना, अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।